और इनफैक्ट हायर लेवल से निफ्टी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स फिसला है। लेकिन अब बारी है दलाल स्ट्रीट के साथ साथ मिंट स्ट्रीट पर नज़र रखने की, क्योंकि करीब 10 मिनट में आरबीआई गवर्नर बजट के बाद की अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी का बयान देने वाले हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिहिर गोरा हैं, मदन सबनवीस हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अखिल मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी अजय और प्रियंका भी मेरे साथ बने हुए हैं। मदन, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, ये डिबेट फ़िलहाल चल ही रहा है कि थोड़ा सा आरबीआई शायद बिहाइंड द कर्व है, लेकिन उनका स्टांस अकोमोडेटिव रहा है और उन्होंने पूरी कोशिश की है ग्रोथ को सपोर्ट करने की, कंसिडरिंग कि अब थोड़ा सा हेडविंड्स ज़्यादा हैं ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट, कमोडिटी प्राइजेज एंड ऑल ऑफ दैट। आपको क्या लगता है, थोड़ा सा झुकाव आरबीआई का बदल सकता है फ्रॉम ग्रोथ ओरिएंटेशन टू प्रोबेबली इन्फ्लेशन फाइटिंग? मेरे ख्याल में इस पॉलिसी में आरबीआई का जीडीपी का व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले बार पॉलिसी में आरबीआई ने बोला है कि वी आर नॉट श्योर इफ ग्रोथ इज ड्यूरेबल। तो इसलिए जब ऑल ऑफ अस न्यू इन्फ्लेशन इज अबाउट 5%, लेकिन आरबीआई का प्रायोरिटी जो था कि जब तक ग्रोथ ड्यूरेबल नहीं होता है तभी तो वो इन्फ्लेशन पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अभी लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट के प्रेजेंटेशन के बाद ऐसा लगता है कि द इकोनॉमी इज ऑन द अपवर्ड पाथ। और अगर आरबीआई ऑल्सो इज एग्रीएबल टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तब मेरे ख्याल में देयर विल बी अ केस ऑफ टारगेटिंग इन्फ्लेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लेकिन इस पॉलिसी में मेरे ख्याल में खाली रिवर्स रेपो रेट को शायद 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करेंगे। देयर विल नॉट बी एनी एक्शन ऑन द रेपो रेट। स्टैंस भी अकोमोडेटिव ही रहेगा, लेकिन उनका कमेंट्री जो है, जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मिहिर, मॉर्निंग टू यू। आपको लगता है जो अभी मदन कह रहे थे कि रिवर्स रेपो में 25 बिप्स का हाइक हो सकता है, लेकिन रेपो को फिलहाल टच नहीं करेंगे और स्टांस अकोमोडेटिव ही रहेगा, मार्केट को पसंद आएगा ये? क्योंकि थोड़ा सा नर्वसनेस है मार्केट में, इट्स सॉर्ट ऑफ डायरेक्शनलेस, ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है आरबीआई के मन में। बिल्कुल, मेरा भी मंतव्य यही है कि रिवर्स रेपो रेट हाइक कर सकते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग उससे उससे बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इफेक्टिव रेट है वो ऑलरेडी रेपो रेट के क्लोजर है। क्योंकि जो मोस्टली जो लेंडिंग कर रही है बैंक्स, वो मनी मार्केट रेट पे नहीं हो रही है, रिवर्स रेपो रेट पे नहीं हो रही है, मोस्टली वी ट्रिपल आर रेट पे हो रही है। तो एक जो रिवर्स रेपो हाइट है, एक सिंबलिक हाइक होएगा ये पॉलिसी में। मैसेजिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, जो वर्ड्स यूज करेंगे गवर्नर मैसेजिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। रिवर्स रेपो हाइक 15 या 25 बिप्स करेंगे तो इफेक्टिव रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने कहा। और जो नेक्स्ट पॉलिसी है उसके लिए एक बेस बनेगा कि फर्दर जो है अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल, वो नेक्स्ट पॉलिसी में शायद मैसेजिंग करे, और फिर जो उसके बाद जो पॉलिसी हो शायद उसमें रेपो हाइक की तैयारी करें। तो मेरे ख्याल से 1 या 2 पॉलिसी तक रेपो हाइक तो टच नहीं करेंगे, बट मैसेजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। रिवर्स रेपो हाइक से बाजार को ऐसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। अखिल, आप तो डेट फंड मैनेजर हैं और आप डील करते हैं ऑलरेडी। बाजार इस समय जो डेट फंड है या बॉन्ड मार्केट है, वो क्या प्राइस इन करके चल रहा है? और अगर आप बता सकें कि जिस हिसाब से यील्ड जो है लास्ट 10 दिन से ऑलरेडी धीरे धीरे ऊपर मूव कर रही थी, तो क्या किस तरह का एनवायरनमेंट या कमेंट्री आरबीआई गवर्नर से प्राइस इन करके बैठा हुआ है? सी एज ऑफ नाउ मार्केट जो प्राइस इन कर रहा है कि रिवर्स रिपो में थोड़ा चेंजेस होगा हमारे हिसाब से। जैसे मिहिर ने और मदन जी ने ऑलरेडी बोला कि इफेक्टिव रेट ऑलरेडी काफी ऊपर है, सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए आरबीआई को रिवर्स रिपो रेट को रीसेट करने के लिए, लेफ्ट कॉरिडोर को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। जहां तक सवाल है यील्ड्स ऊपर जाने का, देखिए यील्ड्स ऊपर गए, इट्स नॉट ओनली वन रीजन, एक वजह से नहीं गए हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक जैसे आपने बोला वो टाइटनिंग की कगार पे चल रहे हैं। बजट में बोरोइंग बहुत ज्यादा आया, इस बैकड्रॉप में यील्ड्स ऊपर गए हैं। अभी मार्केट देखना चाहता है कि आरबीआई के जहन में क्या है, हाउ डज आरबीआई फील अबाउट इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, आरबीआई अपनी पॉलिसी स्टैंस किस तरह से मनूवर करेगा गोइंग अहेड। सो ये सब चलते हुए मार्केट थोड़ा नर्वस है। ऑप्शन कैंसिल होने की वजह से यील्ड थोड़ा नीचे आए, नहीं तो यील्ड कुड हैव कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्रेशर। आज की पॉलिसी में ये देखना बहुत जरूरी है कि आरबीआई क्या अपने फ्यूचर स्टैंस पे, फ्यूचर पाथ पे कोई हमको क्लैरिटी देता है
जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स देखा जाता है वो क्लैरिटी देते हैं, उसी हिसाब से अगर आरबीआई क्लैरिटी दे दे कि किस तरह से वो अपना रिपो रेट या पॉलिसी मनूवर करना चाहते हैं, वो काफी हेल्पफुल होगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि गवर्नमेंट इस साल बहुत बड़ा फिगर बोरो करने वाले हैं, तकरीबन 14 लाख करोड़ ग्रॉस बोरोइंग का। वो बोरोइंग के ऊपर मार्केट काफी जिटरी है कि डिमांड सप्लाई का मैचिंग कैसे होगा। अगर उसके ऊपर आरबीआई थोड़ा लाइट डाले कि हाउ इज आरबीआई गवर्नमेंट बोरोइंग का मर्चेंट बैंकर है, तो इस हिसाब से अगर आरबीआई थोड़ी लाइट थ्रो करे कि वो किस तरह से इतना हैवी बोरोइंग मैनेज करने वाले हैं विदाउट एनी डिसरप्शन, तो वो मार्केट को थोड़ा कंफर्ट देगा। सो ब्रॉडली ये पॉलिसी में बोरोइंग को लेके और आरबीआई के रिपो स्टैंस को लेके या पॉलिसी स्टैंस को लेके कि हम लोग आगे बढ़े। राइट, ऐसे में मिस्टर मदन, आपका स्टांस क्या, आप किन इंपॉर्टेंट कमेंट्री पर नजर रखेंगे? ऑफ कोर्स जो बोरिंग है उसे चेक रखने की आरबीआई क्या स्टेप्स यहाँ अनाउंस कर सकता है उस पर नजर जरूर होगी। कौन सी और दूसरी पार्ट ऑफ कमेंट्री होगी जिस पर आप नजर रखेंगे? कमेंट्री जो है लिक्विडिटी का नॉर्मलाइजेशन, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात ये भी है कि सो फार आरबीआई हैज बीन वेरी कॉशियस व्हेन इट टॉक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और जब ये V3R भी इंट्रोड्यूस किया है, आरबीआई ने हमेशा बोला है कि ये वॉलंटरी स्कीम है, ये नहीं कि आरबीआई वांट्स टू विथड्रॉ लिक्विडिटी, बट यही बोल रहे हैं कि वी आर गिविंग अ फैसिलिटी टू बैंक्स टू पुट देयर सरप्लस फंड्स एंड गेट अ हायर रिटर्न। तो मेरे ख्याल में व्हाइल वी आर एक्सपेक्टिंग आइडियली, जैसे फेडरल रिजर्व अपने कमेंट्री में डायरेक्टली बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज रेट्स, वी आर गोइंग टू रोल बैक ऑन क्वांटिटेटिव ईजिंग, आइडियली अगर आरबीआई ऐसे बोलेंगे, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द मार्केट्स। But expecting this, if it doesn't happen also, I will not be surprised. I think RBI जो भी हम बोलते हैं ग्रोथ या इन्फ्लेशन के ट्रैजेक्टरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, और हम उस नंबर से we will have to draw our own conclusions about what the RBI policy in future can be. मीर, गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन हमको ये आपसे पता करना है कि इस मार्केट पे कितना रिएक्शन आएगा, क्योंकि देखिए पॉलिसी तो है और ये बात सब लोग जान रहे हैं कि सबसे अहम पॉलिसीज में से एक है पूरे साल की, लेकिन मार्केट तो इसको डाइजेस्ट भी तो कर सकता है ना भाव में, क्योंकि ये बात तो पता ही है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर है, एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये पिछले 3 क्वार्टर से चल रहा है, बजट में भी बात आई है सामने निकल के। तो मार्केट ने इसको डाइजेस्ट किया हुआ है कि अभी भी करना बाकी है? देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रिवर्स रेपो हाइक वगैरह जो है उससे स्टॉक मार्केट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट्स को फर्क पड़ेगा अगर अनएक्सपेक्टेडली हॉकिश कमेंट्स कोई दे दें या अनएक्सपेक्टेडली हॉकिश मूव करेंगे, तो शायद स्टॉक मार्केट्स को इम्पैक्ट आ सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मेजर इवेंट होनी चाहिए एज पर क्रेडिट पॉलिसी में। इसका ये बड़ा एक कारण ये है कि जो बजट के अराउंड बॉन्ड मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी हुई थी, जिस तरह से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 25 से 30 बिप बढ़ गया था 2 दिन में, तो वो वॉलेटिलिटी तो ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हायर बोरोइंग कॉस्ट या हायर बोरोइंग प्रोग्राम की जो शॉक थी वो बजट में ऑलरेडी आ चुकी थी। तो मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटली ऐसा कोई शॉक आने का चांस नहीं है, अनलेस एज आई सेड कि कोई अनएक्सपेक्टेडली हॉकिश रवैया आरबीआई अपनाए। अदरवाइज ये इतनी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। जी चलिए, इस बीच कुछ ही देर में गवर्नर का बयान भी शुरू होगा शक्तिकांता दास जी का, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उससे पहले बिल्कुल ही इवनली प्लेस्ड और फ्लैट सा है मार्केट। मदन, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा जो शायद एक चैलेंज आरबीआई के लिए भी क्रिएट कर सकता है क्विकली, कि पूरी इकोनॉमी अभी प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंची है। जो लोअर तबका है इकोनॉमी का, वो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल्स तक पहुंचने में स्ट्रगल कर रहा है, और इसीलिए शायद जो ग्रोथ है, जो आपने सही कहा, उसका सपोर्ट बने रहना ज़रूरी है। क्या ये चीज़ वे कर सकती है कुछ हद तक, जो फोर्स करे आरबीआई को अकोमोडेटिव बने रहने के लिए आने वाली कुछ पॉलिसीज तक? यही तो लगता है कि क्योंकि ये ग्रोथ का ड्यूरेबिलिटी का नंबर तो अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक ग्रोथ विल प्रॉब्ली स्टिल रिमेन एन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। चलिए आपके पास लौटते हैं मदन, लेकिन हाँ, जो मौजूदा लेवल्स हैं या फिर जो मौजूदा रेट्स हैं वो भी आपको एक बार बता देते हैं। जो रेपो रेट है वो फ़िलहाल 4% के आसपास 4% है, और जो रिवर्स रेपो है वो 3.35% है। तो हो सकता है एक विंडो है आरबीआई के पास, एक गुंजाइश है उनके पास कि वो चाहे तो इस स्प्रेड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे मदन भी कह रहे थे कि शायद 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी की गुंजाइश है। क्विकली एक बार डिम्पी मार्केट का आप
देखिए मिहिर, मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। मार्केट जो आप सुबह से कह रहे हैं कि सुनना चाहता है कि पॉलिसी पे किस तरह का स्टांस रहता है, खैर दरों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 15 बीपीएस फर्क आ भी गया तो सिस्टम ही एब्जॉर्ब कर जाएगा, मार्केट को इससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मार्केट कमेंट्री पे फर्क डालेगा और यही आप देखेंगे। फिलहाल पूरी तरह से रेंज के अंदर है, पहला टिक आने को बिल्कुल है, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिएगा। निफ्टी 1 मिनट के लिए साइड रखिए, क्योंकि उसके मेटल का अपना और आईटी का अपना वेटेज के हिसाब से चल रहा है। लेकिन आज बैंक निफ्टी प्योरली सिर्फ इस पॉलिसी पे इंपैक्ट कर सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो पे आ चुका है मिहिर। जी हाँ, 100 पॉइंट नीचे, और किसी भी मोमेंट अभी कमेंट्री आना शुरू हो जाएगी और रेट में बदलाव या किस तरह का बदलाव या नहीं बदलाव भी। लेकिन बैंक निफ्टी जो इस समय नीचे आया है 8,750 के आसपास से 38,740 के आसपास से 38,520 से, मतलब 200-250 पॉइंट टॉप से नीचे आता हुआ नजर आया। ग्रोथ की बात करते हैं, जिस हिसाब से ग्रोथ का नंबर बजट में डिस्कस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, मिहिर ग्रोथ के किस तरह के कमेंट्री पे बाजार फोकस करेगा आरबीआई गवर्नर, क्योंकि ये मीट बजट के एग्जैक्टली बाद हो रही है तो कंटिन्यूएशन में होगी गवर्नमेंट की पॉलिसी से। ओवरऑल ग्रोथ पे क्या एस्टिमेट लगता है आपको? देखिए, बजट में एक सरप्राइज थोड़ा ये था कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अज्यूम किया गया है वो कंसेंसस और जो लॉजिक है उससे काफी लो किया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब बजट में एक नंबर अज्यूम किया गया है तो आरबीआई उसको सेकंड गेस करेगी कि नहीं, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और क्योंकि ये नॉमिनल ग्रोथ रेट बजट में कम अज्यूम किया गया है, उसकी वजह से टैक्स कलेक्शंस जो है उसकी ग्रोथ और उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट है वो बड़ा नंबर आया था, बड़ा इन द सेंस मोर देन एक्सपेक्टेड आया था। और क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का नंबर ज्यादा है, इसकी वजह से बोरोइंग नंबर भी जो 15 लाख करोड़ का ग्रॉस बोरोइंग है अप्रोक्सीमेटली, वो बड़ा आया था। तो अब आरबीआई तो उसके दो ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है, और दूसरा ये भी है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम को सपोर्ट करना। तो ये पॉलिसी इस तरह से इंटरेस्टिंग हो जाती है कि एक तरफ एक कठिन टास्क है कि 15 लाख करोड़ की जो ग्रॉस बोरोइंग है उसको कैसे आरबीआई एडजस्ट करेगी, बट ऑन द अदर हैंड हमें ये भी पता है कि इन्फ्लेशन जो है अभी भी हाई लेवल पे चल रहा है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बिकॉज ऑफ इलेक्शंस बढ़े नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ शायद बढ़ भी सकते हैं बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो ये जो काफी सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी वजह से आरबीआई की जो कमेंट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पॉलिसी में। जी, इस बीच बिल्कुल ही फ्लैट हो गया है मार्केट। कुछ ही देर में गवर्नर बोलना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए